नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में बात आज कुछ बैकग्राउंड की, यानी कुछ पहले की, और कुछ बात अब की, और दोनों को जोड़ दीजिए तो दो स्थितियां बदल गई, सत्ता बदल गई और इस दौर में विपक्ष भी बदल गया। लेकिन खासियत यही है भारतीय संसदीय राजनीति के में जो विपक्ष में रहता है उसके तेवर हमेशा बड़े कड़े होते हैं, चाहे एक वक्त नरेंद्र मोदी हो, चाहे मौजूदा वक्त में राहुल गांधी हो। तो जरा सा बैकग्राउंड का हिस्सा, उसके बाद लौटेंगे दिल्ली वेलवेट पर। जो सरकारी दामादों के कल्चर को लेकर के यहां आए हैं और जो सरकारी दामाद के सागरीत हैं, जिन्होंने लैंड यूज के परमिट को बदल करके जमीन हड़प करके लैंड माफिया बनने की कोशिश की है, उन लोगों के लिए मेरे गुजरात में जगह नहीं है, उनको जाना पड़ेगा। पहले सूट बूट की सरकार किसानों के पीछे पड़ी, अब किसानों के पीछे पड़ी हुई है, मजदूरों के पीछे पड़ी हुई है, अब मछुआरों के पीछे भी पड़ गई। दिल्ली में मां बेटे का कारोबार चल रहा है और उसमें कुछ कमी पड़ रही थी तो दामाद जी का खेल चल रहा है। नब्ज क्या है? नब्ज बहुत साफ है। आप विपक्ष में रखिए, कुछ भी कहिए, सत्ता में आने के लिए कवायद कीजिए और सत्ता से जब हट जाइए तो फिर कुछ भी कहिए। इन दोनों परिस्थितियों के बीच देश की भावनाओं को छूता कौन है, दरअसल इसी को मापने का मंत्र हो चला है भारतीय राजनीति या सियासत। आइए आज जरा दिल्ली वेलवेट में इसी बात को निकालें, क्योंकि 10:30 बजे हम आपको मुंबई वेलवेट दिखाने वाले हैं। उससे पहले दिल्ली वेलवेट की पहली तस्वीर इस मायने में महत्वपूर्ण है, जिस दामाद, जिस जीजा जी का जिक्र है, उसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। घंटी बार बार बजाई जाती है, बजती है, अंदेशा निकलता है, लेकिन फिर थम जाती है और आज फिर घंटी बजी है। रिपोर्ट देखिए। ये नए सूट बूट वाले हैं। जीत तो हम जरूर करेंगे। तो सूट बूट की नई तस्वीर 3 चेहरों के जरिए उभरी है। नतीजा, रॉबर्ट वड्रा के जमीन सौदों की जांच के लिए हरियाणा सरकार हाई पावर कमीशन का गठन करने जा रही है। जी, हरियाणा सरकार ने तय कर लिया है कि अब रॉबर्ट वड्रा को कानून के शिकंजे में फांसकर राहुल गांधी को घेरा जाएगा। जरूर करेंगे, लेकिन एक बात कि राहुल गांधी का ये सूटेड बूटेड जीजा जी जिन्होंने हरियाणा में घोटाले किए हैं, उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। खट्टर सरकार ने कमीशन का खाका भी तैयार कर लिया और अगले हफ्ते इस कमीशन के ऐलान की संभावना भी है। लेकिन सवाल कमीशन का नहीं, रॉबर्ट वड्रा का है, क्योंकि वाड्रा के जमीन सौदों के आसरे बीजेपी राहुल गांधी की नैतिकता और किसान हितैषी होने की पूरी जमीन ही खिसका देना चाहती है। रॉबर्ट वड्रा पर यूं भी आरोप लग चुके हैं कि डीएलएफ के साथ फर्जी दस्तावेजों के बूते सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी। हरियाणा सरकार ने वाड्रा के तमाम जमीन सौदों में उन्हें नाजायज तरीके से फायदा पहुंचाया। और महत्वपूर्ण यह भी है कि जिस जमीन को फर्जी तरीके से हथियाने के आरोप लगाए गए वह खेती योग्य भूमि है। इसीलिए एक तीर से 2 निशाने साधने की बात अब हरियाणा की तरफ से हो रही है, लेकिन कांग्रेस इन सबको शहीदी अंदाज में ले रही है। कोई गांधी परिवार को घेर नहीं सकता और ऐसे धमकियों से या ऐसे डराने से गांधी परिवार भी डरने वाली नहीं है और कांग्रेस भी डरने वाला नहीं है। हालांकि सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में माना कि हुड्डा सरकार को डीएलएफ वाड्रा जमीन सौदे में बेजा फायदा दिया गया। वाड्रा के लिए खेती की जमीन को कमर्शियल यूज में बदला गया, यानी कटघरे में वाड्रा तो हैं। तो हाई पावर कमीशन का काम भी यही होगा कि रॉबर्ट वड्रा की हर जमीन सौदे की पूरी पड़ताल की जाए। लेकिन इस पड़ताल के राजनीतिक संकेत किसी फिल्मी डायलॉग दोनों तरफ से फेंकना शुरू हो गया है। तो इंतजार कीजिए कितने शीशे टूटते हैं, यह बात वाकई थम जाएगी। दरअसल सूट बूट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो सूट बूट में सामने नजर आता है। दरअसल इस देश के भीतर का सूट बूट का सच देख लीजिए। एक रिपोर्ट बतलाती है कि इस देश में आईएएस और आईपीएस 54% ऐसे हैं जिनके बेटे विदेशों में पढ़ते हैं। संसद के भीतर 36% सांसद ऐसे हैं जिनके बेटे विदेशों में पढ़ते हैं। और इसके अलावा कॉरपोरेट और बाकी हिस्से जुड़े। दूसरा हिस्सा हमने निकाला है, उसमें इस देश में 62,000 सूट बूट वालों के पास इस देश में 40% संपत्ति है। कल्पना कीजिए, बीते 12 बरस में असमानता 30% बढ़ गई है। और इसके बाद शहरी गरीब
700 रुपए प्रति माह अगर जीता है तो शहरी अमीर के पास 16,860 रुपए प्रति माह कमाता है। ये इस देश के भीतर का अंतर है। उसे पाटा कैसे जाए, किस रूप में पाटा जा सकता है, ये सवाल किसी सरकार के पास किसी सोशल इंडेक्स के जरिए कोई ब्लूप्रिंट कभी नहीं रहा है। लेकिन आइए एक दूसरा सवाल, संसद के भीतर तर्क होते हैं, पहले दिन अच्छा लगता है, दूसरे दिन पता चलता है ये झूठ कहा जा रहा था। रिपोर्ट देखिए। तो यही लग रहा है, क्योंकि अमेठी में लगने वाले शक्तिमान फूड पार्क के कॉर्पोरेट सहयोगी एपीजे ग्रुप ने बीते साल 13 जनवरी को ही फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को खत लिखकर कह दिया था कि सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलने की वजह से प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा। और इस चिट्ठी में बहुत साफ लिखा गया था कि अमेठी में फूड पार्क की सफलता के लिए उचित दर पर 24 घंटे बिजली चाहिए और बिजली के लिए जगदीशपुर गेल प्लांट की मदद से एक बिजली प्लांट यहां पर लगाया जा सकता है। और इसके लिए 7 मई 2011 से लगातार प्रोजेक्ट के मालिक पत्र भी लिख रहे थे, लेकिन 2 बरस तक कोई हरी झंडी ही नहीं मिली, बल्कि यह भी कहा गया कि यह मुश्किल है, तो ऐसे में अब प्रोजेक्ट वापस लिया जा रहा है। यानी कांग्रेस की सरकार के दौर में ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कोई पहल नहीं की, लेकिन राहुल गांधी ने ठीकरा मोदी सरकार पर कुछ यूं कहकर फोड़ दिया। यानी राहुल गांधी सच को छुपा गए कि 2010 में ही अमेठी में फूड पार्क को मंजूरी मिली, 2013 में उद्घाटन भी कराए, लेकिन फूड प्रोजेक्ट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो उनकी अपनी मनमोहन सरकार ही दे नहीं पाई। लेकिन मौजूदा वक्त में देश में हवा चूंकि किसानों को लेकर बह रही है, तो हवा के घोड़े पर सवार होकर राहुल ने तीर तो छोड़ा, लेकिन पकड़े भी गए। Appraisal of the DPR revealed that the promoter was not in possession of the required minimum 50 acres of land, along with permission to set up the mega food park. वैसे इस हंगामे के बीच एक दूसरे गांधी, वरुण गांधी ने अमेठी से जुड़े सुल्तानपुर में किसानों को लेकर कुछ नए प्रयोग बिना हंगामे के जरूर कर दिए। बैंकों की मदद से 860 किसान परिवारों के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था करा दी और 2019 तक 6000 किसान परिवार को स्वरोजगार मिल जाएगा, ये टारगेट लेकर भी चल रहे हैं। लेकिन वरुण गांधी की मुश्किल ये है कि पिछले चुनाव के वक्त उन्होंने अमेठी की तारीफ कर दी थी। हम लोग ये सोचें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे राहुल जी ने अमेठी में सफलतापूर्वक, और इसी तारीफ के बाद वो अपनों के ही निशाने पर आ गए। लेकिन देश का सच एक दूसरा भी है। इस देश में किसानों को बिना राजनेताओं की दखलंदाजी के कोई बैंक मदद करता नहीं। और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2,60,000 करोड़ रुपया बैंक से कर्ज लेकर उद्योगपति डकार गए, यानी बैंकों को चुकाया ही नहीं। और इन सब के बीच भी बैंक लगातार उद्योगपतियों के लिए तो खुले रहते हैं, लेकिन किसानों के लिए बिल्कुल नहीं। दिल्ली वेलवेट की मुश्किल सिर्फ यह नहीं है कि राहुल गांधी संसद के भीतर क्या वाकई झूठ बोल गए, दूसरी मुश्किल यह भी है कि काला धन को लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया। और काला धन को लेकर आज जब पारित हो गया अध्यादेश और वो कानून की शक्ल में आ गया, तो उसके बाद हर किसी ने यही कहा, काला धन फिर भी वापस नहीं आएगा, ये सिर्फ कानून कड़ा है, आगे ना हो लेकिन वापस नहीं आए। काले धन का मतलब तो यही माना जाता है कि आप टैक्स ना दीजिए, जनता का पैसा लूट लीजिए, खनिज संपदा आपको कौड़ियों के मोल मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, उसको आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाते हैं, पैसा वही जमा करा देते हैं। लेकिन यह भी किसे पता था कि इस देश के भीतर जनता के पैसे के नाम पर सरकारी विज्ञापनों में जो नेताओं की तस्वीरें चस्पा होती हैं, वह भी उनके प्रचार का हिस्सा होती हैं। और अब मंत्री, नेता, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, किसी की तस्वीर नहीं लगेगी। रिपोर्ट देखिए। तो आने वाले दिनों में अब सरकार के विज्ञापनों में इतने नेताओं की तस्वीर तो आपको देखने बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर किसी परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं तो अभी तक उस विभाग के सभी मंत्रियों के अलावे राज्य के सीएम और स्थानीय सांसद के साथ साथ कई नेताओं की तस्वीरें भी चस्पा कर दी जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ निर्देश दे दिया है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस की तस्वीरों के अलावे कोई तस्वीर सरकारी विज्ञापनों में लगनी ही नहीं चाहिए। इसके अलावे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई जा सकती है।
लेकिन जिस तरह नेता, सांसद और मंत्रियों की तस्वीरें लगती रही हैं और जनता के पैसे पर ये प्रचार करते रहे हैं, अब सवाल है कि ये आगे रुकेगा तो होगा क्या? क्योंकि महत्वपूर्ण है कि पिछले लोकसभा चुनाव से ऐन पहले जिस तरह से सरकारी विज्ञापनों के जरिए नेताओं ने अपना खूब प्रचार किया, उसी के बाद पिछले बरस अप्रैल में सार्वजनिक विज्ञापनों का दुरुपयोग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई और उसी समिति ने आज अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो उसके बाद इस रोक का ऐलान कर दिया गया। हालांकि समिति ने अपनी रिपोर्ट में सीएम और राज्यपाल की तस्वीरों को लगाने पर सहमति जताई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सिफारिश को भी ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में ये बोला है कि सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स जो सरकारी पैसे से इशू किए जाते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये पर्सनैलिटी कल्ट को बढ़ावा देता है। यानी सीएम और राज्यपाल दोनों की तस्वीर नहीं लगेगी। यानी तमाम राज्य सरकारें जिस तरह सरकारी विज्ञापन निकालकर अपनी तस्वीरों को चस्पा करती है, अब अगर उस पर रोक लग चुकी है तो बड़ा सवाल यह भी उठेगा कि क्या सरकारी विज्ञापनों का खर्चा वाकई कम हो जाएगा? क्योंकि मौजूदा वक्त में 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक का बजट अलग अलग राज्य सरकारों के सरकारी विज्ञापनों का होता है और इसी तर्ज पर केंद्र सरकार का भी सरकारी विज्ञापनों का बजट खासा ज्यादा है। और तो और हर मंत्रालय के पास विज्ञापन का बजट है, लेकिन हर विज्ञापन में मंत्री की तस्वीर हमेशा ही चस्पा रहती है और मंत्री को हमेशा लगता है कि उसकी तस्वीर के जरिए वो क्या कर रहे हैं हर कोई समझ जाता है। तो राज्यों में अब सीएम और केंद्र में अगर मंत्रियों की तस्वीर नहीं लगेगी तो क्या हो? नया सवाल यह भी है कि बिना तस्वीर के नेता, मंत्री या सीएम विज्ञापन देना पसंद करेंगे भी या नहीं करेंगे? फिर केंद्र सरकार के विज्ञापन भी मनमोहन सिंह के दौर में हर बरस औसतन 2000 करोड़ के पार के ही रहे हैं और मोदी सरकार में पिछले अक्टूबर महीने से मार्च महीने यानी 6 महीने के दौर में विज्ञापनों पर खर्च 780 करोड़ रुपए का हो चुका है। इसमें प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि तमाम नेता, मंत्री, सांसदों की तस्वीर चस्पा भी हुई है। यूं भी देश में हर बरस तमाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सरकारी विज्ञापनों को अगर जोड़ दिया जाए तो सालाना बजट औसतन 40 से 50 हजार करोड़ तक चला जाता है। तो अब सवाल है, जब रोक लग चुकी है और विज्ञापन में सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस की ही तस्वीर लगेगी, तो क्या आने वाले वक्त में अखबारों में आपको इस तरीके के विज्ञापन कम नजर आएंगे या फिर विज्ञापन के लिए कोई दूसरा रास्ता हर कोई खोज लेगा? इंतजार कीजिए, देखते हैं क्या होता है। यकीनन इंतजार वाकई करना होगा, लेकिन इन सब के बीच आज देर रात प्रधानमंत्री चीन के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही चीन का संदेश आ गया, एक रात में सीमा विवाद नहीं सुलझ सकता। रिपोर्ट देखिए। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक लगभग हर बड़ा भारतीय प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गया, लेकिन सीमा विवाद नहीं सुलझा। 1962 के युद्ध के बाद से ही भारत चीन की सीमा विस्तार नीति से परेशान है और अब प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के दौरे पर कल सुबह जब चीन पहुंचेंगे तो सबकी नजर इसी बात पर होगी कि क्या सीमा विवाद सुलझने की दिशा में कोई बात भी हुई, कुछ भी बात आगे बढ़ी। ये अलग मसला है कि मोदी की यात्रा शुरू होने से पहले ही चीन ने खुले संकेत दे दिए कि सीमा विवाद रातों रात नहीं सुलझ सकता। बकायदा विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान जारी किया गया, यानी चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर भारत के भीतर जो भी सवाल हो उस पर शायद कोई बात होगी ही नहीं। अलबत्ता ये जरूर हुआ कि कहीं मोदी की चीन यात्रा के दौरान ही चीनी सेना फिर घुसपैठ की कोशिश न करे, क्योंकि याद कीजिए शी जिनपिंग जिस वक्त भारत में मोदी के साथ साबरमती में झूला झूल रहे थे, उस वक्त भी चीनी सेना घुसपैठ का खेल खेल रही थी, यानी दोस्ती दुश्मनी का खेल साथ साथ। चीन की मेरी ये यात्रा भारत और चीन के संबंधों को ही आगे बढ़ाएगी ऐसा नहीं, लेकिन पूरे एशिया को और दुनिया के सभी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक नया सीमा चिन्ह बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो क्या मोदी की चीन यात्रा सिर्फ कारोबारी लक्ष्य को आगे बढ़ाने की होगी? और उनकी यात्रा के 60 घंटे के दौरान जिस तरह 22 कार्यक्रम रखे गए हैं, उससे यह तो समझा जा सकता है कि मोदी कितने व्यस्त रहेंगे, लेकिन ये बात आगे बढ़ नहीं पा रही कि संबंध दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होंगे कैसे और भरोसा लौटेगा कैसे। चीन में 60 घंटे प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, 22 कार्यक्रम, हर के हिस्से में 2 घंटे 40 मिनट आते हैं। अगर दिन रात ये कार्यक्रम चलते रहें तो। छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं तब आपको एक गीत सुनाएंगे, बॉम्बे वेलवेट का गीत और हिंदी वेलवेट की तस्वीर।
ब्रेक के बाद, क्योंकि 10:30 बजे बॉम्बे वेलवेट, 10:30 बजे हम आपको मुंबई वेलवेट के कलाकारों का इंटरव्यू दिखाने वाले हैं। लेकिन मुंबई वेलवेट का एक गाना है CID फिल्म का, उस गाने को नए तरीके से फिल्माया गया, तो हमने तय किया कि मुंबई वेलवेट के गीत के ऊपर दिल्ली वेलवेट के किरदारों को चस्पा किया जाए। कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। फिर भी कुछ तेरे दिल में, फिर भी कुछ मेरे दिल में, फिर भी जमाना है बुरा। मानो मानो मेरी बात है ये पहली मुलाकात, मानो मानो मेरी बात। देखो पहलू से